नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कौस्तभ गुप्ता, जो कि सीआईओ हैं फिक्स्ड इनकम आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड से। कौस्तभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और धन्यवाद। इनफैक्ट 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपको है फिक्स्ड इनकम में, आईसीआईसीआई बैंक की एएलएम डेस्क से, और अब आप सीआईओ हैं फिक्स्ड इनकम एट आदित्य बिरला सन लाइफ। और इनफैक्ट अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, डेट सिक्योरिटीज भी आते हैं, इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी पिछले 20 सालों में? देखिए, मैं लकी था कि सही टाइम पे मुझे आईसीआईसीआई बैंक के एलएम डेस्क में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को बहुत क्लोजली देखा। वहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो मैंने समझा, और उसकी वजह से मैं फिक्स्ड इनकम टीम में ज्वाइन कर पाया। जहाँ तक टीम का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई भी सीआईओ के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला कि एक अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो फ्रेमवर्क जो है, जहाँ तक फिक्स्ड इनकम मार्केट का कंसर्न है, वो लिक्विडिटी, क्रेडिट और ड्यूरेशन के दरमियान होना चाहिए। वो हमें बताता है कि हम किस साइकिल में किस तरह से बिहेव करें, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है वो। दूसरा, रिस्क फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जब हमारे पास निवेश करते हैं, क्लियरली उनका ये भरोसा होता है हम पे कि उनका पैसा सेफ रहेगा। तो हमारा रिस्क फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि किसी भी समय पे कोई भी घटना, चाहे वो लिक्विडिटी को लेकर हो, ड्यूरेशन को लेकर हो या क्रेडिट को लेकर हो, हम उससे उनको बचा पाएँ। और तीसरा, अच्छी टीम होनी चाहिए जिससे हम वाद विवाद कर पाएँ, एक दूसरे की बातों को समझ के उसमें से जो गुण चीज़ है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना सकती है, उसको हम समझ पाएँ। तो ये तीनों ही चीज़ें फॉर्चुनेटली, क्योंकि 25 साल 30 साल से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो मुझे अच्छे लोगों ने दी, और आगे हम इसको अपनी सुदृढ़ टीम के संग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कौस्तभ, कहना होगा कि कोई आसान काम नहीं है एक बड़े फंड हाउस में पूरे फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास को स्टेयर करना टीम के साथ, एंड यू हैव डन वेरी वेल। अच्छा, अब अगर हम सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसी की बात करें तो किसी भी देश के लिए, किसी भी एसेट क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। Yes. और अगर हम आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो ब्याज दरों में अगेन कोई बदलाव नहीं हुआ। ये चौथी ऐसी पॉलिसी थी जो यूनानिमसली डिसाइड की गई, स्टांस न्यूट्रल मेंटेन किया गया। आपकी रीडिंग क्या है इन पॉलिसीज को लेकर जो पिछले 4 टाइम से हम देख रहे हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मान के चलें कि अब रेट में बदलाव अभी नियर टर्म में या फिर नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, माहौल जो नीति का है, जो कि सेंट्रल बैंक की ग्लोबल अगर अपन देखें, वो इतना फटाफट चेंज हो रहा है कि कोई भी सेंट्रल बैंकर ढंग से असेसमेंट नहीं कर पा रहा है कि ग्रोथ में ज़्यादा रिस्क है कि इन्फ्लेशन में ज़्यादा रिस्क है। इसलिए वो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो रहा है कि ये अधिक डिमांड से इन्फ्लेशन आ रहा है। और इसकी वजह से सेंट्रल बैंकर्स अभी के लिए ये सोच रहे हैं कि उनको जो इन्फ्लेशन ऊपर आया है ग्लोबली, उससे लुक थ्रू करना पड़ेगा। इंडिया का सेंट्रल बैंकर भी सेम ही है। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो लार्जली सप्लाई ड्रिवन है। डिमांड हमारी अभी भी इम्प्रूव हो रही है, बट उस स्टेज पे नहीं पहुँची है कि वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर पाए। इसलिए आई वुड से कि सही समय पर आरबीआई ने लुक थ्रू करा है, जो कि इन्फ्लेशन रीडिंग पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ऊपर आई है। और उन्होंने ये मार्केट को संदेशा दिया है कि वो इस इन्फ्लेशन को, अनलेस कि ये जो महंगाई है वो ऊपर प्रेवलेंट हो जाए, वो लुक थ्रू करेंगे और वो वेट करेंगे और डेटा आने का कि रिस्क ग्रोथ को ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन को ज़्यादा है। सिवाय इसके हमारे नज़र में एटलीस्ट एज अ फंड हाउस, हम एक्सटर्नल जो रिस्क बढ़ गई हैं, जो हमारे बीओपी पे रिस्क है, उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर हमारा एक्सटर्नल रिस्क यहाँ से और बढ़ता है तो हमें लगता है शायद आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट साइकिल के टर्म पे ये प्रूडेंट है, ये सही आई वुड से असेसमेंट है आरबीआई का कि अभी के लिए रेट को पॉज किया जाए। और हमारे फंड हाउस का व्यू है कि लंबे टाइम तक रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके अच्छा, एक चीज और कौस्तभ, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करते हैं, तो अमंग मासेस फिक्स्ड इनकम अभी भी बहुत पॉपुलर नहीं है। एक ऐसा देश भारत जहां जो कहा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने के ऑप्शंस उनके पास काफी हैं। क्यों आपको लगता है, क्या वजह आपको लगती है कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को लेकर फिर भी स्लो अप्रोच है, या उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, या उतनी अवेयरनेस नहीं है? देखिए, अगर हम हमारा जो सेविंग पैटर्न जो आप कह रहे हो कि भारत देश बहुत सेव करता है, उसको देखिए कि कहाँ पे सेव करता है, तो आप पाओगे कि 2/3 आज भी या तो बैंक डिपॉजिट में या पीपीएफ में या गवर्नमेंट की वैरायटी ऑफ स्कीम्स में है, जो कि फिक्स्ड इनकम ही है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड इनकम नहीं है।
आप ये कह सकते हो कि मार्केट लिंक फिक्स्ड इनकम नहीं है, रेगुलेटेड फिक्स्ड इनकम है। तो हम फिक्स्ड इनकम समझते हैं। इनफैक्ट मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, और अगर आप देश में देखेंगे जनरली जो पहली चीज़ हम सीखते हैं वो है पैसे का लेन देन, चाहे वो हमारी फैमिली में हो और फ्रेंड्स में हो, चाहे मार्केट में नहीं हो। तो हम लोग समझते हैं, जस्ट मार्केट रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जार्गन्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज या जनरल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, हमें वोलेटिलिटी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, वो हमारे निवेशकों को जनरली ज़्यादा पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि स्टेबल उनको रिटर्न मिले। दूसरा, पिछले 20-25 साल में इक्विटी का जो असेट क्लास का है वो डेमोक्रेटाइज हो गया है, रिटेलाइज्ड हो गया है, हर घर में इक्विटी पहुंच गया है, एसआईपी के थ्रू इक्विटी पहुंच गया है। लेकिन फिक्स्ड इनकम में उतना रुझान इन्वेस्टर का भी नहीं रहा है, स्टेक होल्डर्स का भी नहीं रहा है कि फिक्स्ड इनकम को भी हम उसी तरीके से बढ़ावा दें। तीसरा, ओवर पीरियड कई बार कुछ एक्सीडेंट हुए हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट में, ऑर्गेनाइज मार्केट में, तो हमेशा इन्वेस्टर डर जाता है कि फिक्स्ड इनकम में रिस्क है। लेकिन फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वो इन क्रेडिट रिस्क के बियॉन्ड है, बहुत बड़ा है, डीपर है, और इसके लिए इन्वेस्टर्स को बियॉन्ड टैक्सेशन सोचना चाहिए, एसेट एलोकेशन में सोचना चाहिए। अच्छी चीज़ है कि स्टेक होल्डर्स इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी ऑनलाइन ओबीपी प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को समझा जाए, देखा जाए और किस तरीके से बढ़ावा ये दिया जाए, तो ये चीज़ें इंप्रूव होंगी आने वाले टाइम में। ओके, फेयर एनफ। और कौस्तभ, अब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से इस डिस्कशन को थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, अगर वो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली या तो वो डेट फंड्स में कर सकते हैं या फिर वो बॉन्ड्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बट आपके हिसाब से दोनों इन्वेस्टमेंट सोर्सेज को अप्रोच करने का सही तरीका इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या है? देखिए, सिंप्लिसिटी अगर इसको इक्विटी के लेंस से समझा जाए तो जैसे इक्विटी मार्केट में कहा जाता है कि आप प्रोफेशनल्स को छोड़ दो कि कौन सी स्क्रिप्ट खरीदें या कब खरीदें, वो टाइमिंग वाला पार्ट आप प्रोफेशनल को छोड़ दो थ्रू म्यूचुअल फंड। वैसा का वैसा ही फिक्स्ड इनकम है। अगर आप रिस्क को समझते हो, आप क्रेडिट रिस्क को समझते हो, आप लिक्विडिटी रिस्क को समझते हो, आपके पास आपका असेट लायबिलिटी आपका क्लियर है कि आपको इंटरमीडिएट पीरियड में कोई पैसा नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, आपको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसके अंदर आपको आपके लिए एक प्रोफेशनल जो लोग हैं वो आपके लिए इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए कॉल लें, वो आपको लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क से बचाएं, तो आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू करिए। तो मेरा कहना है कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट में, और उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर एक चीज़ और बताइए इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ही कौस्तभ, कि पोर्टफोलियो में अगर फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर लेना हो तो आइडियली कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, या फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्लेसमेंट फिक्स्ड इनकम टूल्स की किस तरीके से हो सकती है? देखिए, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब क्वेश्चन है कि कितना लेना चाहिए। और जब हम बात करें कितना लेना चाहिए तो अगेन ये डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर की एसेट एलोकेशन पे। अगर इन्वेस्टर यंग है, उसके रिस्क एबिलिटी है, तो शायद फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन कम होगा क्योंकि उसके पास समय है मार्केट वोलेटिलिटी को लेके जाने का। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पास लाइबिलिटीज़ हैं जो कि अगले 3, 5, 10 साल में हैं, तो शायद उसको एक्सपोजर फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा लेना चाहिए। उसी तरह अगर आपका पर्पस कैपिटल प्रिजर्वेशन है कि आपने पैसा बना लिया है, अब आप चाहते हो कि उस वो पैसा प्रिजर्व रहे, तो शायद फिक्स्ड इनकम एलोकेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के एंगल से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो शायद इक्विटी में एलोकेशन ज़्यादा लेना चाहिए। मूड बात यह है कि कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, वो हर इन्वेस्टर के लिए ये गणित अलग है। इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम आपको रेगुलर इनकम देता है, स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को देता है, और आपको एक ऑप्शनैलिटी देता है कि कल को जब इक्विटी मार्केट अगर ख़राब होते हैं तो आप अपना फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो से इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ओके, अच्छा कौस्तभ, एक फाइनल सवाल और आपसे। अब आपका यहाँ से एक जनरल आउटलुक क्या है इंडिया के फिक्स्ड इनकम मार्केट को लेकर? किस डायरेक्शन में ये जा रहा है अगले, अगर हम 4-5 सालों का एक आउटलुक लेना चाहें, या फिर एक मैसेज हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये शो देख रहे हैं? देखिए, आउटलुक यहाँ से अच्छा है, इसलिए हम ये शो समझ रहे हैं कि क्योंकि जब हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं उनका रुझान फिक्स्ड इनकम की तरफ बढ़ रहा है। जो पहले फिक्स्ड इनकम मार्केट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल के लिए था, अब रिटेल के लिए खुल रहा है। तो अगले 10-15 साल में जो शायद जहाँ पे इक्विटी मार्केट आज से 20 साल पहले था, शायद वो मार्केट पे आज फिक्स्ड इनकम उस चौराहे पे खड़ा है कि यहाँ से जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन होगा, रिटेलाइजेशन होगा, उनका एलोकेशन बढ़ेगा।
जहाँ तक मैसेज का बात है, मेरे ख्याल में इन्वेस्टर को इस तरीके से सोचना चाहिए कि उनके पास जो पोर्टफोलियो बने, उनका पोर्टफोलियो रेजिलिएंट हो, जो कि हर इकोनॉमिक साइकिल में अच्छा करे, रादर देन वो पोर्टफोलियो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दो, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपको अपनी रिस्क के हिसाब से, आपके वैरायटी ऑफ अदर कंसिडरेशन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और इसके अंदर फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। वेल, थैंक यू कौस्तभ आने के लिए शो में और फिक्स्ड इनकम से जुड़ी तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स के साथ सिंपल सरल भाषा में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और धन्यवाद इसी के बुलाने के लिए। साथ बॉन्ड स्ट्रीट में तो इतना ही। नमस्कार।